हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई एक लंबे इंतजार के बाद प्रीलिम्स 2024 आखिरकार खत्म हुआ। लंबा इसलिए क्योंकि आमतौर पे जब ये एग्जाम होना था उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, कुछ 3 हफ्ते के आसपास आगे बढ़ गया लोकसभा चुनाव के कारण। तो भाई काफी सारे विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि चलिए अच्छा है, हमको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी लगा कि यार ये तो मतलब अच्छी बात नहीं है, मेंस के लिए हमको कम टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह। लेकिन ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जिन पे हमारा कोई खास नियंत्रण होता नहीं है। जो भी डिसीजन यूपीएससी लेती है वो हमको मानना पड़ता है। तो भाई 16 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ और क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा वगैरह वगैरह, इस सब को लेकर आप बहुत सारी चर्चाएं अब तक देख चुके होंगे। अब मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगा कि पेपर पिछले साल से आसान था लेकिन ट्रिकी था, क्या था, कैसा था। मैं जानता हूं ये सारी चर्चाएं आपके दिमाग में पिछले 4-5 दिन से घूम रही होंगी और मैं कितना भी कह दूं या कोई कितना भी कह दे कि अब जो हो गया वो हो गया, उससे निकल पाना मुश्किल होता है। कई हफ्ते बाद तक एक वो सवाल याद आता है जो हमसे गलती से गलत हो गया, जो हमको शायद आता था, जिसको हम सही कर सकते थे लेकिन सही नहीं कर पाए। तो भाई अब जो है आप में से कुछ लोगों के दिमाग में ये आइडिया क्लियर होगा कि मेरा प्री हो रहा है। ऐसा काफी लोगों के दिमाग में क्लियर होगा। तो आप में से जिसके भी दिमाग में ये क्लियर है कि मेरा प्री 100% होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। मैं शुरुआत में आपको बता दूं कि अगर आपका प्री होने वाला है तो अब आपके पास समय कम बचा है। 16 तारीख को अच्छे खासे दिन भी निकल गए। मैं खुद ही सबको ये कहता हूं कि 3-4 दिन का ब्रेक जरूर लेना चाहिए प्री के बाद। एकदम अगले दिन से नहीं जुट जाना चाहिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रारंभिक परीक्षा में। तो आप एकदम जुट जाएंगे तो फिर आपको जो है एक दिमाग थोड़ा फ्रेश नहीं हो पाएगा। लेकिन अब वो समय निकल गया, 4-5 दिन हो गए हैं। तो अब अगर आपका प्री अच्छा हुआ है तो आप लोगों को अब तुरंत अपने मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेंस की तैयारी के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। अगर आपका प्री क्लियर हो रहा है और आपको केवल मेंस की तैयारी करनी है तो कौन सी कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको अलग से बताऊंगा। आज का ये जो वीडियो है ये हमारे उन साथियों के लिए है जिन्होंने प्री दिया और जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका प्री नहीं होने वाला है। ठीक है, ये ऐसे काफी बड़ी संख्या होगी। या फिर जिन्होंने प्री नहीं दिया, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा क्राउड बहुत है। मेरे को इस तरह के बहुत बच्चों के मेल्स और मैसेजेस आए हैं कि सर मैंने प्री दिया नहीं इस बार, लेकिन मैंने खुद से पेपर ट्राई किया तो मेरे 55 नंबर बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहे हैं और मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में हूं कि भाई मेरे तो 60 ही नंबर बन रहे हैं। कट ऑफ तो भाई कितना भी कम जाएगा, 80-85 तो जाएगा ही, ये तो तय है, 85 से कम तो नहीं जाने वाला। तो ऐसे में अब मैं क्या करूं? तो आज का ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज का ये जो डिस्कशन हम करने वाले हैं, उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो आप ये कैसे सुनिश्चित करें कि आपका अगले साल हो जाए। ये आपको मैं बताने वाला हूं अगले 10 मिनट में। केवल कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कॉमन क्लासिक गलती हर कोई करता है प्री के टाइम पर। उस गलती से आप कैसे बचे, जो खास तौर पर जो लोग अटेम्प्ट रिपीट करते हैं कि एक बार एग्जाम दे चुके हैं फिर दोबारा देते हैं, तो जो क्लासिक गलती हर कोई करता है उस गलती से आप कैसे बचे ताकि अगले साल आप एकदम निश्चिंत हो और आपका निस्संदेह प्री क्लियर हो। इसके बारे में हम लोग अगले 10 मिनट में चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच आ रहा है, 26 जून से शुरू हो रहा है। शाम 6 बजे वाला बैच है। याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों में पॉलिटी से ही शुरू होने वाला है। ये बैच तीनों भाषाओं में पॉलिटी से शुरू होगा। एजे लाइव कोड लगाकर आप 29,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है फीडबैक प्राप्त होगा। साथ के साथ आपको जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे में होगा और साथ के साथ माफ कीजिएगा 18 किताबें आपके घर भी पहुंचेंगी। तो सब कुछ आपको मिलेगा इसी बैच में। आप एजे लाइव कोड लगा के आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई अगर आपका प्री नहीं हो रहा है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए। तो मैं एकदम स्टेप वाइज जाऊंगा। तो भाई सबसे पहला स्टेप जो है, स्टेप 1, तो आपका अगर आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है, जो कि मेरे विचार में वो सभी लोग इसमें आ सकते हैं जिनके 85 से कम अंक आ रहे हैं।
मेरे ख्याल से प्री में जिनके 85 से कम अंक आ रहे हैं वो अपने आप को ये मानकर चलें कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा होने के आसार बहुत कम हैं। 85 से कम इस बार कट ऑफ मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। ठीक है, 90 के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूं, लेकिन तब भी 85 वालों को भी तैयारी करनी चाहिए मेंस की, क्योंकि 2-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। 85 के नीचे जाएगा ये मेरे को उम्मीद कम है, इस बात की उम्मीद मेरे को बहुत कम है। याद रखिएगा मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो हर साल जितना दूरी होता है जनरल और उस कैटेगरी का, उसी हिसाब से आप इस कट ऑफ को एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो भाई आपको याद ये रखना है, पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपको ये तय करना है, और ये निर्णय केवल आपका हो सकता है। ये निर्णय क्या है कि आपको दोबारा परीक्षा देनी है कि नहीं देनी। भाई ये तो सिंपल है। अगर आपको दोबारा परीक्षा देनी ही नहीं है, भाई जैसे मान लीजिए आपने तय किया हुआ था कि भाई मैं 2 बार ट्राई करूंगा और ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था और आपका इस बार नहीं हुआ, या आपने सोचा था मैं एक ही बार दूंगा यार, बस जैसा भी होगा एक बार दूंगा, आपने सोच लिया यार अच्छा नहीं हुआ अब मैं दोबारा नहीं दूंगा, मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं, तो आप जो है इस परीक्षा को छोड़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। भाई इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ये आपका लाइफ डिसीजन है, ये आप तय करें। मैं ये भी चाहूंगा कि अगर आप में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पूरे साल जी तोड़ मेहनत की, बहुत कुछ किया, और जिनको अपने अंतरात्मा से लगता है, देखिए दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अंतरात्मा से ये लगता है कि यार मैं इससे ज्यादा मेहनत जिंदगी में नहीं कर सकता, और उसके बाद भी वो 25-30 नंबर ही लेकर आ पाए। ठीक है, अगर आप 60-70 नंबर लाए तो मैं आपको तरीका बताऊंगा उनको 90 कैसे करना है, लेकिन अगर आप जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 20-25 नंबर ही लेकर आ पाए हैं, तो आप भी एक बार दोबारा सोचिए कि भाई ये परीक्षा आपको देनी भी चाहिए कि नहीं। हां, अगर आपने पढ़ा ही नहीं और आपने ऐसे एग्जाम दिया 25 नंबर आ गए तो मत सोचिए। ठीक है, तो पहला डिसीजन तो ये है कि भाई आपको दोबारा ये परीक्षा देनी है या नहीं देनी। नहीं देनी तो बात खत्म हो गई, फिर आपके भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कभी भी मेरी मदद चाहिए हो, हमारी किसी भी हमारी टीम में से किसी की सहायता चाहिए हो, याद रखिएगा हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। अब सवाल ये आता है, स्टेप 2 ये है कि अगर मुझे परीक्षा दोबारा देनी है, केवल उनके लिए स्टेप 2 है, बाकी लोगों का स्टेप 1 पे ही खत्म हो गया मामला। अगर आपको परीक्षा दोबारा देनी है तो बेटा कुछ चीजें जिनका आपको करना पड़ेगा एनालिसिस, और ये एनालिसिस सार्वजनिक तौर पे ना करें, ये एनालिसिस कमरा बंद करके अकेले बैठकर करें, एकदम अकेले बैठकर, और ये एकदम ईमानदार होना चाहिए, भले ही आप किसी को ना बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने माता पिता को बताएं, टीचर्स को बताएं, मेरे को बताएं, मर्जी है आपकी, आप किसी को ना बताएं, अपने लिए करें, लेकिन वो एनालिसिस होगा कि यार गलतियां क्या हुई। गलतियां मतलब ये नहीं कि चौथा सवाल गलत हुआ कि 7वां सवाल गलत हुआ, गलतियां मतलब तैयारी में मेरे से क्या क्या चूक हुई। तैयारी में यार देखो, आपको ये तो समझ में मैं मानता हूं हर विद्यार्थी को ये पता होता है कि मैं ढंग से पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा, मेरी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, ये भनक जो है सबको लगी होती है। तो आपको जो है आपकी गलतियां क्या हैं ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई आपकी गलतियां क्या हैं। कुछ गलतियों की मैं सूची यहां बनाऊंगा जो मेरे विचार में बहुत लोगों ने करी है इस बार, और जिसके कारण बहुत लोगों ने नुकसान उठाया है। आप अगर अपनी गलतियां एनालाइज करने में आपको मदद चाहिए, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी ये रहा। अगर आपको चाहिए कि आपको किसी से, और याद रखिए मैं कोई आपकी बात पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, atul.jain@studyiq.com, इस आईडी पर आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह चाहिए कि भाई गलतियां जो है कैसे, गलतियां क्या हुई हैं मेरे से, उन गलतियों में आपको मदद चाहिए, गलतियां समझने में केवल कि गलतियां क्या हैं, तो भाई ये, और अगर आपको समझ में आ रहा है क्या गलतियां हुई हैं तो आप जो है उन गलतियों की लिस्ट बनाएं। तीसरा स्टेप जो आपके लिए होना चाहिए, देखो अब तीसरे स्टेप के पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं। इस एग्जाम का मेरे को लंबा अनुभव है, पहले अभ्यर्थी के तौर पे जब मैंने खुद ये एग्जाम दिया, उसके बाद एक अध्यापक के तौर पे। ठीक है, बहुत लंबा अनुभव मेरे को इस एग्जाम का है। और आमतौर पर, मैं आमतौर पे कहूंगा, सबके लिए नहीं कह सकता, लेकिन आमतौर पे क्या होता है, जब किसी अभ्यर्थी का यूपीएससी नहीं होता और वो आमतौर पे दोबारा इस एग्जाम को देने की कोशिश करता है, तो जनरली क्या देखा गया है कि वो विद्यार्थी जैसी तैयारी उसकी इस साल थी, बिल्कुल वैसी ही तैयारी करके अगले साल भी एग्जाम देने चला जाता है।
ये आप में से भी कई लोग जिन्होंने दूसरी या तीसरी बार एग्जाम दिया होगा, आपने भी अपनी तैयारी में नोटिस किया होगा कि जो आपकी ईयर 1 में तैयारी थी, ईयर 2 की तैयारी कोई खास अलग नहीं थी। आप लगभग वही तैयारी करके चले गए और बस आप ये कोशिश करते हो कि भगवान इस बार जो मैंने पढ़ा है वो आ जाए। फिर ईयर 3 में भी आप वही तैयारी करके चले गए कि जो मैंने पढ़ा है वही आ जाए, और ये सिलसिला चलता रहता है। तो बेटा आपका स्टेप 3 ये है, आपको भले ही आप इस काम में 3 दिन लीजिए, क्योंकि आपके पास तो पूरा साल है, तो आप भले ही इस काम में 3 दिन लीजिए, 4 दिन लीजिए, आपको ये वो कॉन्क्रीट स्टेप तय करने पड़ेंगे कि पिछले साल से अलग कैसे करना है। अब आपके लिए 2024 हो गया पिछला साल, ठीक है, याद रखिएगा। तो पिछले साल से क्या अलग करना है, ये आपको बिल्कुल पहले तय करना पड़ेगा। ये ऐसा मत सोचना कि चलो फिर से पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा लेते हैं, दोबारा से पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस बार क्या पता तकदीर अच्छी हो। पॉलिटी में अगर आपसे जो 20 सवाल आए थे उसमें से 14-15 सवाल नहीं हुए, तो ये सोचिए कि भैया गलती क्या थी। अगर आपसे इकोनॉमिक्स में 14 प्रश्न में से अगर 12-10 प्रश्न नहीं हुए, 10 प्रश्न नहीं हुए या 8 प्रश्न नहीं हुए, तो यह सोचिए कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ी थी उसमें क्या गड़बड़ थी। यह सोचिए कि भाई वही स्रोत, वही नोट्स, वही किताबें दोबारा उठा लोगे तो एग्जैक्टली वही तैयारी करके अगले साल भी पहुंच जाओगे। तो बेटा कितने साल किस्मत पे निर्भर रहोगे? भाई किस्मत ठीक है, हो सकता है अगले साल बेहतर हो, लेकिन चांसेस तो कम ही होते हैं ना भाई किस्मत के साथ देने के। तो किस्मत पे कितने साल निर्भर रहोगे, यह आपको याद रखना पड़ेगा कि पिछले साल से अलग क्या करना है। अगर आपने ये नहीं सोचा तो मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को यह बात बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन आप लिख के रख लो, अगले साल भी आप मेरा यही सेशन अटेंड कर रहे होगे कि प्री अच्छा नहीं हुआ तो क्या करें, प्री अच्छा नहीं हुआ तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपने यह फिगर आउट नहीं किया कि पिछले साल से क्या अलग करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई मेरे विचार में इस साल के जो पेपर के आधार पर विद्यार्थियों ने क्या गलतियां करी हैं, कुछ कॉमन गलतियां। देखो सबसे पहली गलती तो होती है मतलब सीरियसली पढ़ाई ना करना, तो उसको तो गलती है तो पाप है। मतलब आप अगर सीरियस नहीं हो तो यार ये एग्जाम आपके लिए नहीं है, ये तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी मैं गलती इसलिए मानता हूं इसको कि बहुत सारे बिगिनर विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ना सुपरफिशियल पढ़ाई, या फिर हिंदी में कहते हैं सतही पढ़ाई, कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करके आपने ये सोच लिया कि आपका यूपीएससी क्लियर हो जाएगा। वो नहीं होगा। आपने खाली एनसीईआरटी पढ़ ली, वो भी एक बार पढ़ ली, थोड़ा सा किसी टॉपर ऑपर के आपने पिछले साल के नोट्स खरीद लिए, उनको एक बार रिवाइज कर लिया, आपको लगा ठीक है ना हो तो गया, तो बेटा ये होती है सुपरफिशियल पढ़ाई। मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, ये एग्जाम सुपरफिशियल पढ़ाई से नहीं होगा। ठीक है, आप जो है 25-30 नंबर ले आओगे, 50 तक ले आओगे, वहां पे आप अटक जाओगे, 40-50 के बीच में आप कहीं रुक जाओगे और वहीं पर रह जाओगे। तो अगर आपने सुपरफिशियल पढ़ाई करी है तो आपको बदलने पड़ेंगे आपके सोर्स, कि भाई ये जिन स्रोतों से मैंने पढ़ा है वो स्रोत ही सारे के सारे गलत हैं, उनको मुझे बदलना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि आपने स्टैटिक कंटेंट जो है, विषय वस्तु जो है, जो आपके मेन विषय हैं, उनकी पढ़ाई आपने कम की। एक मैंने ये ट्रेंड देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों में होता है कि विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि अगर मैं करंट अफेयर्स ही करता रहूं बस यही यूपीएससी है, मेरे को जनरल ज्योग्राफी जानने की क्या जरूरत है, जनरल हिस्ट्री जानने की क्या जरूरत है, जनरल पॉलिटी जानने की क्या जरूरत है, जनरल इकोनॉमिक्स जानने की क्या जरूरत है, यूपीएससी तो पूरा करंट अफेयर्स ही तो है। बेटा ऐसा नहीं है। करंट अफेयर्स के आधार पे आपने देखा भाई यूपीएससी ने इस साल करंट अफेयर्स उतना नहीं पूछा, डायरेक्ट करंट अफेयर्स तो बिल्कुल ही नहीं पूछा, आप लगभग ये कह सकते हो। और विषय वस्तु जो है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कितनी है, कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर हैं, इसको यूपीएससी ने चेक किया। तो यार अगर आपने विषय की पढ़ाई नहीं करी है, आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आपको लगता है कि भैया खाली हिंदू पढ़ लेंगे, 2 और अखबार पढ़ लेंगे, बस काफी है, यार उससे आपका यूपीएससी नहीं होगा। सब्जेक्ट को लेकर आपका कोर तैयारी जो है वो आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी ही पड़ेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा आपने इसमें क्या किया होगा, अगर आपने कुछ विषय पढ़े और कुछ नहीं पढ़े, यानी कि जिसको हम कहते हैं आप विषयों में सेलेक्टिव हो गए, अगर आप विषयों में सेलेक्टिव हो गए तो यार ये गलती ना यूपीएससी में मत करो। यार देखो यूपीएससी का कोई पैटर्न क्लियर नहीं होता। इस साल हिस्ट्री से बहुत कम सवाल आए, कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल नहीं आएंगे, ये भी याद रखिएगा। इस साल हिस्ट्री से कुल मिला के 9 सवाल आए, मॉडर्न से तो शायद 1 या 2 ही सवाल आए।
ठीक है, कोई गारंटी नहीं अगले साल मॉडर्न से 10 सवाल आ जाए। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी ये सोच के मत चलिएगा कि यूपीएससी का ये एक पैटर्न है कि मॉडर्न हिस्ट्री नहीं आती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले साल इकोनॉमिक्स से 18 सवाल थे, इस साल 14 सवाल थे। अब आप देख सकते हैं तो भाई सवाल जो है, सवालों का पैटर्न बदलता रहता है। ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मिला के 30 से ऊपर प्रश्न इस बार आए हैं, हो सकता है अगली बार 10 ही प्रश्न आए। तो आप कोई भी विषय जो है उसको जरूरत से ज्यादा महत्ता देकर बाकी विषयों को छोड़ दे, ये आप यूपीएससी में नहीं कर सकते। ये याद रखिएगा, आपको सभी विषयों को पढ़ना पड़ेगा। उसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। हर किसी के फेवरेट विषय होते हैं, हर किसी के खराब विषय होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि यार ये विषय मेरा फेवरेट है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। जो आपको लगता है यार ये विषय तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, बड़ा बेकार विषय है, उसको इतना पढ़ लो कि उसमें कुछ सवाल तो हो जाए, कम से कम बेसिक उसका पढ़ लो। तो ये जो है आपको विषयों में सिलेक्टिव होना, ये अपने आप में एक गलत अप्रोच है। यूपीएससी में आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है। चौथी चीज क्या है कि आप में से कई लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि सर ये तो क्योंकि प्री है तो मैं केवल तथ्यात्मक चीजें पढ़ूंगा, मैं केवल फैक्ट्स रटूंगा। तो यार आपने यूपीएससी में इस बार देख लिया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा पूछते नहीं है। प्रीलिम्स में भी वो बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बातें पूछते हैं। वो आपसे जो है ये नहीं पूछेंगे धन विधेयक कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, वो आपसे ये पूछेंगे धन विधेयक की प्रक्रिया क्या है। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भैया अमेरिकन बॉन्ड की अभी यील्ड कितनी आ रही है, वो ये पूछेंगे अगर अमेरिकन बॉन्ड पे अमेरिका की सरकार डिफॉल्ट कर देती है तो क्या होगा। ठीक है, ये सारे सवाल वो प्री में पूछते हैं। तो तथ्यात्मक तैयारी जो है वो आप केवल तथ्यात्मक ना करें, मैं ये नहीं कह रहा तथ्य ना याद करें, पर तथ्यात्मक तैयारी ना करें। प्री कम मेंस जो तैयारी होती है, याद रखिएगा यूपीएससी में प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं होती, वो एक रूपता के लिए होती है, वो एक जैसी ही तैयारी होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। आप जब मेंस की भी तैयारी करेंगे तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जो आपको प्री करने में हेल्प करेगी। चौथा, माफ कीजिएगा, पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट वो है प्रैक्टिस। यार देखो ये एक चीज है जो आपको करनी है। पता नहीं, मैंने ऐसा देखा है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे को आज तक समझ में ही नहीं आया। प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है यार, मतलब प्री में आपको ये याद रखिए, अगर आप, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं, अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी कम से कम 100 टेस्ट पेपर सॉल्व करके प्री देने गया होता तो कोई, मतलब ऐसा मैं बिल्कुल असंभव तो नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही मुश्किल है कि उसका प्री नहीं होने वाला है। यार आप देखो ना, अगर आप 100 पेपर सॉल्व करते हो, हर पेपर में अगर 100 सवाल हैं तो बेटा 10,000 तो फैक्ट याद हो गए तुम्हें, 10,000 तो सवाल आपकी नजर के नीचे से गुजर गए। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये लगभग तय है कि 25 सवाल तो उसमें से आपको वैसे के वैसे मिल जाएंगे। तो यार प्रैक्टिस आप जितनी कर सकते हो उतनी करो, प्रैक्टिस में कमी बिल्कुल मत करो। ये मत सोचना कि एमसीक्यू ही तो है, ये तो कर लेंगे वहां बैठ के, इसमें पहले से टाइम क्यों खराब करना है। ये टाइम खराब करना नहीं है, उस दिन आपके कम से कम 10 से 15 अंक सेव होंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है। तो आमतौर पर ये वो प्रमुख गलतियां हैं जो आमतौर पे विद्यार्थी करते हैं। तो भाई मेरा आग्रह यह है, अगर इनसे अलग आपने कोई गलती करी है, कोई खास गलती आपसे हुई है, तो आप उसको भी सूची में ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। और आपको प्लान यह बनाना है कि 2025 का प्री आप जब देने जाएंगे तो 2025 के प्री में आप वो गलती ना करें। ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे, ये वो चीज है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तरीका जो मैं आपको बता सकता हूं वो है हमारा P2I बैच, जो कि 26 तारीख से शुरू हो रहा है। तो P2I बैच में क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी। और याद रखिएगा ये क्लास लाइव होगी, यानी कि आप टीचर से सीधे सवाल पूछ पाएंगे। इन क्लासेस में आपका पूरा स्टैटिक सिलेबस जो है वो हम खत्म करा देंगे। साल भर से ऊपर की क्लासेस होंगी, करीब 15 महीने की। इसमें याद रखिएगा आपका पूरा सिलेबस हम खत्म करा देंगे। फरवरी शुरू होते होते इसमें हम आपको एसआईपी की क्लासेस देंगे, जिसको हम सक्सेस इन प्रीलिम्स कहते हैं, जो कि प्री यानी कि प्री के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो खास तौर पे बनाई गई हैं। ठीक है, प्रीलिम्स की कक्षाएं आपको मिलेंगी, ये आप याद रखिएगा। प्री की कक्षाएं आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही आपका एसआईपी प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि टेस्ट तो अलग होंगे ही होंगे, आपको जो अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेंगे रोजाना।
प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे। यानी कि साल भर के अंत में आप इतने एमसीक्यू सॉल्व कर चुके होंगे कि एमसीक्यू सॉल्व करने की जो स्किल है वो तो आपके खून में आ चुकी होगी, आपके डीएनए में आ चुकी होगी, तो उसमें आपको कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। टेस्ट सीरीज मतलब जितने भी प्रकार के टेस्ट आप सोच सकते हो वो सब आपको मिलेंगे, प्री के भी, मेंस के भी। बेस्ट किताबें 18 पुस्तकें आपको आपके घर पे प्रदान की जाएंगी, तो आपको कहीं से भी और कोई सोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। करंट अफेयर्स के लिए इसमें करंट अफेयर्स प्रोग्राम होता है, डेली करंट अफेयर्स की क्लास होगी जिसके आगे से आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर ये एक स्रोत आप लेते हैं तो ये अपने आप में आपकी सारी यूपीएससी की तैयारी का एक टर्म की सॉल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि एक चीज आपने ली उससे आपकी पूरी समस्या सॉल्व हो गई, वो अप्रोच इसमें अपनाई जाएगी। तो आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि भाई इसमें आपको 26 तारीख से हमारा बैच प्रारंभ हो रहा है, शाम को 6 बजे का बैच है। और पॉलिटी विषय से, जो आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, 20 सवाल इस बार आए हैं, तीनों में हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल, तीनों भाषाओं में पॉलिटी विषय से ये बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 रुपए में आज ही इस बैच से जुड़िए। अगर आपको इसमें और कोई असिस्टेंस चाहिए, अपनी गलतियों पे चर्चा करनी है, तो आप मेरे साथ संपर्क कभी भी कर सकते हैं। अपना ईमेल आईडी आपको मैंने प्रदान किया है। ठीक है, चलिए इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।